अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरीज़ के साथ मैं हूं फरहाना खान और मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी। आज हम जो अखबारात हैं उसकी जो शह सुर्खियाँ हैं वो और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे टॉप स्टोरी में एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले शहराज साहब, आज के मुल्तान की अगर हम लोकल अखबारात की बात करें तो दो बड़े अखबारात में आज की एक ही खबर है, एक ही यूनिवर्सिटी की खबर है और ख़बर कुछ मुख्तलिफ है। खबर है जी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की इंतज़ामी खला, जिसमें हम 12 बात करते आ रहे हैं, वो एक बार खुल के सामने आ गया है कि वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा साहबा, वो अपने ही किए हुए फैसलों को अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती हैं और वो स्कैंडल्स की जद में है। क्या स्कैंडल्स हैं, क्या ये है चीज़, मामला, ये ज़रा बताइए। अच्छा, पहली बात तो फराना मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें मुल्तान की को जामिया की कोई ऐसी वैसी खबर ना हो। अगर विमन नहीं तो एमर्सन, एमर्सन नहीं तो बेज़ी, कोई ना कोई जामे ऐसी जिसकी रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर, और वो भी अच्छी नहीं होती तो उस पर बात करनी पड़ती है, जो कि मेरे लिए कम अज़ कम बहुत अफसोस का मकाम है कि जामियात तो बच्चों की तालीम के लिए होती हैं, तरबियत के लिए होती हैं, और जब यहाँ पे ऐसे स्कैंडल्स आएँ और ख़ासकर उन लोगों के स्कैंडल्स हैं जो कि यहाँ का इंतज़ाम चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं, तो बड़ी अफसोसनाक बात होती है। अब डॉक्टर कलसूम पराचा साहिबा देखें, पहले इन पर स्कैंडल आया कि थीसिस जो है वो इन्होंने कहीं से यानी कि जाली शेली का चक्कर था, थीसिस इनके अपने लिखे हुए नहीं थे। अब जो सबसे बड़ी धमाका खेज खबर सामने आई है वो ये कि मौसूफ़ा की जो मैट्रिक की सनद है वो भी दुरुस्त नहीं है। तारीख पैदाइश गलत है, तारीख पैदाइश 2-3 जगह यानी कि ऐसे समझें उसको तब्दील किया गया। oh my God। अच्छा, ये बात जब मुल्तान बोर्ड में गई तो वहाँ पे एक तरह से हलचल मची हुई है, और हलचल का आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो रिकॉर्ड रूम का अमला है वो भी इधर उधर मुँह करते भाग रहा है कि हमें इस मामले में ना घसीटा जाए, हमें सामना करना ना पड़े। ठीक है। अब आप ये देखें ना कि मैट्रिक तो एक बुनियादी चीज़ होती है ना। मेरे दादा कहा करते थे कि मैट्रिक में आप मेहनत कर लो तो आगे आपको परेशानी का सामना आसानी है, ठीक है ना जी। तो लेकिन अब और मामला ऐसे आए हैं, हमने पहले भी इस मामले में डिस्कस कर चुके हैं कि शोभा ज़ूलॉजी है विमेन यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे एक डॉक्टर आसिया बीबी साहिबा हैं, वो मुसलसल 11 साल से उधर विराजमान थी। अच्छा। और वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थी। क्यों? शायद उनको पसंद आ जाते हैं जगह लोग, तो मैंने ख़वातीन के बारे में सुना था वो कपड़े नहीं छोड़ती, घर नहीं छोड़ती, तो शोबे की बात आ गई। अच्छा, उनको फिर अपने शोबे से इतना प्यार हो चुका था कि जब कोई नई वीसी आती थी तो उनको बाकायदा तोहफ़े दिए जाते थे। अच्छा। यहाँ तक कि जो एक ख़वातीन कमज़ोरी थी ना, सूट्स, नए नए सूट्स दिए जाते थे कि ये फ़लाँ डिज़ाइन है, फ़लाँ ब्रांड का नया आर्टिकल आया है। तो इस मामले में नई वीसी को भी फ़ौरन काबू किया जाता, मैं किसी न किसी तरह ज़ूलॉजी पे विराजमान रहूँ। अच्छा। लेकिन अब जब मामला हाथ से बिगड़ने लगे, मीडिया बीच में आया, हमारे इदारे ने इस मामले को उठाया, हाईलाइट किया, तो जो वीसी साहिबा हैं उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया 6 तारीख को। अच्छा। कि इन जो मौसूफ़ा हैं इनको हटाकर एक नई थी डॉक्टर शाजिया, उनको तैनात किया गया। ठीक है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, बदकिस्मती मैं तो कहूँगा डॉक्टर शाजिया साहिबा की, वो डॉक्टर आसिफ को पसंद नहीं आई। सीनियर होने के बावजूद उन्होंने कहा जी, हालांकि उनका आप चली गई, आपकी जगह नहीं तैनाती हो रही, आप इसको कबूल करें, आपका क्या वास्ता इससे। लेकिन वो मेरे ख्याल जो तोहफ़े दिए गए थे ना, उसके जो चकाचौंध रोशनी में वो बड़ी पुरअतमाद थी कि मेरे तोहफ़े इतने गए, मैं तुम्हारे फैसले मनवा सकती हूँ। अच्छा। तो उसका क्या हुआ, जस्ट 8 या 9 दिन बाद वीसी साहिबा ने अपना ही जो जारी किया हुआ ऑर्डर है उसे दस्तबरदारी दिखाई। अच्छा। दबाव का सामना ना कर पाई, या दूसरे लफ्जों में जो तोहफ़े का दबाव था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। शायद तोहफ़े बड़े वज़नी थे। ओह माय गॉड। ठीक है ना जी। तो उन्होंने क्या किया जी, एक नया ऑर्डर जारी किया और उनकी जगह डॉक्टर मरियम जैन साहिब हैं, उनको यहाँ पे उनको तैनात किया, लगा दिया। तो अब मामला फंसा हुआ है, गंभीर है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन मज़ाहमत जो है वो डॉक्टर शाजिया साहिबा की तरफ से भी आ रही है कि जब देखें बात सुने, 8 या 9 दिन किसी भी आप शोबे का सरबरा मुकर्रर करती हैं तो उसकी कारकर्दगी दिखाने के लिए तो ना होने के बराबर होते हैं ना। exactly। कम से कम 8-9 माह तो होना जिसमें वो कारकर्दगी अपनी शो कर सकें कि मैंने क्या ऐसा दिखाना कि मुझे इस देखें ना 11 साल तक वो भी तो रही ना। आप उसका रिजल्ट क्या निकला है कि शोबा ज़ूलॉजी कहाँ पहुँचा है, किसी को मालूम है कि वहाँ उसकी क्या कारकर्दगी है।
सिर्फ क्या है, उनका सारा जोर शोबे के या शोबे में जो ज़ेर तालीम तालिब इल्म है, तलबा हैं, जो हमारी बच्चियाँ बहनें हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय नए नए तहफ़ नए विसी को देना या इस बात की कोशिश करना कि मैं इस शोबे पे बराजमान रहूँ, हावी रह सकूँ। खैर अब मामला खुल चुका है, उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं बेल मंडे चढ़ेगी और देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा जो नई यानी कि होगी उसे हम ज़रूर आगाह करेंगे अपने नाज़रीन को। शिराज साहब, दूसरी जानिब अरशद चाय वाला, जो कि आपको याद होगा, बड़ा ही वो नौजवान फेमस हुआ था चाय बनाने के अंदाज से और अपनी आंखों की वजह से। उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया था, जो कि अब दोबारा अनब्लॉक भी हो गया है। ये ब्लॉकेज अनब्लॉकेज क्यों हुई और अरशद चाय वाला पे ये जो हुआ कि इनकी तो नेशनलिटी पाकिस्तानी नहीं है, क्या इसके पीछे मामला था? बात सुनने, इससे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा कि एक चाय के ढाबे का मालिक भी नहीं था अरशद। हाँ। ये वहाँ चाय यानी कि चाय वाला लड़का होता है ना, चाय देता है ऑर्डर्स पे, वो था। अच्छा। ये तो अचानक कुछ स्टूडेंट्स गई तो किसी जो एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी की, उनको जनाब इनकी आंखें बड़ी प्यारे लगी। उन्होंने कहा अगर आप कहें तो मैं आपकी आंखों की पिक्चर बना लूँ या क्लिप बना लूँ। वो क्लिप उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाया। अच्छा। और वो अपनी आंखों के सहर से ऐसे उन्होंने दुनिया को मुसखर किया। हाँ। कि अब वो जो चाय देने वाला था, एक चाय वाला मोदी वज़ीर आज़म बन गया इंडिया का, और एक ये हमारा चाय वाला है, सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गया। पूरी दुनिया में अपनी चेन बना चुका है अच्छा चाय वाला के नाम से, एक वर्ल्ड वाइड चेन बन चुकी है इसके नाम की ना, अच्छा चाय वाला। यूरोप में इसकी चेन यानी कि इसके चेन के जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं। तो अब जनाब ये हुआ कि जब ये अफगानिस्तान के साथ मसाइल शुरू हुए तो हमारी वजारत दाखिला ने शक्ल बेचारे की मिलती थी अफगानियों से, पठानों से, तो उन्होंने 9 नवंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन दिया, इसको इतला दी कि जी आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट हमने ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप अफगानी हैं। अच्छा। अब ये तो जनाब इनको चक्कर आ गए, धचका लगा। हाँ, लेकिन अब वो इन्होंने समझा अरशद वही चाय वाला जो चाय देता था, लेकिन अभी तो चेन का मालिक है। ये सीधे पहुंचे मसूफ हाई कोर्ट, वहाँ पे रीट दायर की, अपने तमाम तस्दीकी दस्तावेज़ात जमा कराई। हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी और उस रिपोर्ट की रोशनी में बिल आखिर अक्टूबर के आगाज़ में इन मसूफ का आईडी कार्ड और पासपोर्ट बहाल हो चुके हैं। अच्छा। यानी कि अब हमारी आवाम को पता लग गया है कि हर नशीली आँख वाला अफगानी नहीं होता, पाकिस्तानी भी होता है। पाकिस्तान खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है, शायद यही लगा होगा। दूसरी जानिब आर्मी चीफ हमारी जो पाक अफवाज के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर से कहा है कि दहशतगर्द की जो प्रॉक्सीज हैं उनका खात्मा हमने करना है, सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे और दहशतगर्दों को एक बार फिर से उन्होंने ललकारा है। क्या कहते हैं आप इस पर? देखें, दोहा कतर में मुआहिदा हुआ। हाँ। दस्तावेज़ात का तबादला हुआ, सेज़ फायर हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि जो अफ़गान तालिबान हैं ये जो है ना अपनी शरारतों से बाज आने वाले नहीं है। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये लाजमी क्योंकि पीछे इंडिया जो है ना वो इनको मुकम्मल पैसे के लालच देकर तो इनको भड़का रहा है। आप ये देखें, सबसे पहले तो मुआहदे होने के बावजूद इनकी अफगान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसकी बजाय जिम्बाब्वे की टीम आ रही है ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अलावा अगर मुआहदे के बाद भी हमारे आर्मी चीफ ये बयान दे रहे हैं, ये बयान हमारे आर्मी चीफ ने दिया है 17वीं नेशनल वर्कशॉप हुई इस्लामाबाद में, उसमें, और उस बड़ा दबंग अगर बयान दिए तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस हैं रिपोर्ट्स वो कुछ अच्छी नहीं है अफ़गानिस्तान को लेकर एजेंसियों की। तो आर्मी चीफ ने शॉर्ट ऑफ कॉल दे दी है और कहा कि हम अब प्रॉक्सीज का खात्मा आपके अंदर घुस के करेंगे। पाकिस्तान में आज अगर बदअमनी का माहौल है, इसमें बलोच प्रॉक्सीज हैं BLA के, वो यहाँ पर आकर शरारत करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और फिर मफरूर होकर अफ़गानिस्तान में पनाह हासिल कर लेते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भी प्रॉक्सी है, वो भी यहाँ पे आकर दहशतगर्दी करती है, हमारी जो है ना पुर अमन फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाती है और फिर उनके दहशत मफरूर होकर वहीं अफ़गानिस्तान में पनाह हासिल कर लेते हैं। इसी तरह कई और इंडियन जो फंडेड प्रॉक्सीज हैं वो हैं। ये जो बयान है कि हम दहशत प्रॉक्सीज का ख़ात्मा करेंगे, इस बयान को आप बिल्कुल मामूली ना लें। ये हमने एक देखने को आम सी खबर नज़र आ रही है, लेकिन इसमें एक बहुत शानदार बात ये छुपी है कि अब अगर कोई शरारत हुई तो पहले तो हमने आपको दिखाया था ट्रेलर, अब हम ट्रेलर नहीं दिखाएंगे, पूरी फिल्म बनाएंगे। अब हम अंदर घुस के मारेंगे। इंडियंस तो फिल्म में घुस के दावे करते हैं ना, हम प्रैक्टिकली घुस कर मारेंगे। हमें आप अक्षय कुमार ना समझिएगा, हमारे पास जो है ना जो पायलट्स हैं वो जो बनियानुल मरसूस में 7 तैयारे गिरा चुके हैं ना, और अब जो अफ़गानिस्तान काबुल में, कंधार में
पख्तीका में जो कार्रवाइयाँ करके आए हैं ये खुला सबक है, और उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया ये दोनों हमारे चीफ साहब को इस पैगाम को बखूबी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी जानिब बल्दियाती इलेक्शंस जो होने वाले थे उसका शेड्यूल एक बार फिर से वापस ले लिया गया है, क्यों? देखिए, पहले जो बल्दियाती इलेक्शन थे ये इलेक्शन कमीशन काफ़ी अरसे से कह रहा था, पंजाब हुकूमत नहीं करा रही थी। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला किया कि बल्दियाती एक्ट 2022 के मुताबिक हम इलेक्शन कराएंगे। अच्छा। तो जो पंजाब हुकूमत साल 1.5 साल से सोई हुई थी वो अचानक हड़बड़ा के उठी, और जो बल्दियाती एक्ट 1.5-2 साल से असम्बली की राहदारियों में उनकी अलमारियों में बंद हुआ पर्दा गर्द आलूद हो रहा था, वो जस्ट 5 या 7 दिन में असम्बली से पास भी हो गया। अच्छा। गवर्नर्स के दस्तखत भी हो गए। पहले बल्दियाती एक्ट में था आप वार्ड सिस्टम था, अब जो एक्ट है उसमें वार्ड सिस्टम नहीं है, उसमें पूरी यूसी होगी, और जो टॉप 9 लोग होंगे इंतखाबात में जीतने वाले वही कौंसलर मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा। पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अवाम बराह रास्त मुंतखब करती थी, अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अवाम बराह रास्त मुंतखब नहीं करेगी। यही जो 9 कौंसलर हैं यही मुंतखब होकर अपने में से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद मुंतखब करेंगे। उसके अलावा ये 4 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन की, नौजवानों की, लेबर की और एक और ये यानी कि 4 नशिस्तें ये अभी इंतखाब करेंगे, यानी एक यूसी 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसी में से फिर जो चेयरमैन मुंतखब होंगे वो आगे जाके तहसील चेयरमैन मुंतखब होंगे, यानी जो तहसील चेयरमैन मुंतखब होगा, दिलचस्प बात इस एक्ट की, वो अब पहले कौंसल बनेगा, फिर चेयरमैन बनेगा यूसी का, फिर जाकर तहसील चेयरमैन का हकदार बनेगा। ये इतना लंबा चक्कर क्यों? ये देखें ना, एक ऐसे समझें कि बिल्कुल इनिशियल इब्तदाई से मेरे ख्याल में एक शानदार चीज़ है कि देखें, इसमें पहले ही होता था कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन बड़े बड़े सरमायादार आके बन जाते हैं। अब ये कि जो एक कौंसलर है जो अपने मोहल्ले से मुंतखब हुआ है वो भी जाकर तहसील चेयरमैन बन सकता है, यानी कि आम बंदा भी जाकर अब तहसील चेयरमैनी के जो है ना उसमें शामिल हो सकता है इंतखाबात में, और फैसला ज़ाज़े में बन सकता है। इलेक्शन कमीशन से अपील की यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने कि आप पिछला जो शेड्यूल है मुअत्तल करें, क्योंकि नया बल्दियाती एक्ट पास हो गया। हल्का बंदियाँ पिछले एक्ट मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शुरू करा रखी थी, वही मुअत्तल कर दी। अब इलेक्शन कमीशन ने 1 माह का अर्सा दिया है कि आप जो है 1 माह में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करें, अगर ना कराएं तो फिर अपने तौर पर हम अपना फैसला जारी करेंगे। यानी कि अब ये समझे कि बल्दियाती जो इंतखाबात हैं मेरे ख्याल में अब मज़ीद 6 माह या 1 साल की ताख़ीर हो चुकी है, और जो हमारे बल्दियाती उम्मीदवारों ने वेस्ट कोट और कोट निकाले हुए थे वो दोबारा अंदर रखें, जैकेट्स खरीदें, सर्दी बड़ी शदीद आनी है। दूसरी जानिब केपी के गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ वापस कर दी थी वफाक को, ये कह के कि आपकी गाड़ियों की हमें ज़रूरत नहीं है। उन्हीं गाड़ियों को गिलगित बल्तिस्तान ने मांग लिया वफाक के कि जी इन गाड़ियों की हमें ज़रूरत है। ये गाड़ियों का चक्कर, ये सर्कल, ये क्या कहानी है? ये बड़े कोई अजीब व गरीब लोग हैं। देखें, आप कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, फिर जो आप 3 माह से बाजोड़ में ये दूसरे इलाकों में कुरम में दहशतगर्दों आपने क्या कार्रवाई कर ली है? नहीं कर सके। तो आप ऑपरेशन ना करने के जनाब ललकारे मार रहे हैं और खुद की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं या एक्सपायर हो चुकी हैं। ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अपने इस्तेमाल में लाता था। 10 करोड़ रुपये एक गाड़ी की कीमत है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये गाड़ी वापस कर रहे हैं वज़ीर आला साहब, आप करें वापस, लेकिन आप जो खुद 4 बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी वापस करें ना, करना पड़ेगा। आप जो आवाम की फलाह नहीं कर रहे ना वापस, वो वाले वो खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको सरकारी तौर पे मिली हुई हैं, 4 गाड़ियां करोड़ों रुपए की। लेकिन जो आवाम की फलाह के लिए वफाकी गवर्नमेंट आपको दे रही है गाड़ियां, आप उनको वापस कर रहे हैं। आप उनको वापस अगर कर रहे हैं तो जी भी गिलगित बल्तिस्तान ने मांग ली देगा, लेकिन अगर इसके बाद अवामी सतह पर कोई नुकसान हुआ, कोई दहशतगर्दी की वक़ुआत हुए, कोई बड़ी शख्सियत इसमें हलाक हुई या हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हुए, देखें इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों के थ्रू आप सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को हसास इलाकों में रवाना कर सकते थे। लेकिन इनके इस बेवकूफ़ाना तर्ज अमल की वजह से यही है कि दहशतगर्दी की कार्रवाई में अगर नुकसान हो तो जिम्मेदार भी यही होंगे। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आपको इन गाड़ी की ज़रूरत नहीं है तो जो आप खुद 4 गाड़ी इस्तेमाल करें वो भी वापस करें, नहीं तो ये 2 रंगी दिखाने की कतई ज़रूरत नहीं। हाँ, सही सही। दूसरी जानिब सेंट जॉर्ज मॉल इस्लामाबाद का बड़ा ही कोई फेमस है, वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की गई नौकरी का झांसा देकर। कानूनी इदारे नाफिज जो करने वाले हैं वो हरकत में आ चुके हैं। ये किस तरह हम जा रहे हैं कि किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई काम के लिए भी बाहर निकल रहा है। देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब जाता हूँ ना अमून बाइक पे
तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो बहन बेटी अगर स्कूटी पे या बाइक पे जा रही है तो मैं उसको रास्ता दूँ, सही, कि वो एक एतमाद से जाए। अब देखें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, तो पढ़ने के बाद जो उनको उनकी तालीमी इस्तेदाद है उसके मुताबिक आगे बढ़ने का हक़ भी मिलना चाहिए। पहले ही हमारे यहाँ ख़वातीन को वो माहौल मैसर नहीं है तहफ़्फ़ुज़ का। जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो जो वालिदैन हैं वो मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। इन्होंने जो हमारी बच्ची थी उसको बुलाया नौकरी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन उस बच्ची ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। इन्होंने बड़ी ज़ोर आज़माई की, बिल आखिर दरवाज़ा तोड़कर उस बच्ची पे तशद्दुद किया, उसके साथ ज़्यादती की। इसमें 2 अफराद मुलव्वस है, फैसल जलाल है और सैयद हफीज़ुल्लाह नामी 2 बंदे हैं। पुलिस ने उनको बाकायदा गिरफ़्तार भी कर लिया है और बिल्कुल ऐसे था, उसको नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया। अब देखें ना, वो जो बच्ची आई है वो अपने जहन में या अपनी आंखों में क्या ख्वाब और क्या प्लान सजा के आई होगी कि मैं नौकरी करने जाऊंगी, मेरे आगे जाकर हालात ये बेहतर हो जाएंगे। अब नफ्सियाती तौर पे वो बच्ची कहाँ खड़ी है, वो कभी किसी पे एतबार नहीं कर पाएगी, वो कभी नौकरी के लिए घर से बाहर नहीं जा पाएगी। वो आगे बढ़ने के लिए जो उसके अंदर प्लानिंग थी उसके जहन में, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आप ये देखें, बहरहाल मैं एक और बात फरहाना कि अब ये देखें कि CCD के थ्रू कितनी सज़ाओं का सिलसिला जारी है। अगर फिर भी ये नहीं रुक रही कार्रवाइयाँ तो इसमें भाई हमारा मुआशरती जो एक रवैया है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है। बतौर मुआशरा हमें जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी अर्जेंट सज़ाओं के बावजूद हमारी बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारी बेटियाँ महफूज नहीं हैं। तो हुकूमत को एक पॉलिसी, बल्कि हुकूमत तो पॉलिसियाँ लाती रहती है, मुआशरती तौर पर अब हमें अपना पोस्टमार्टम करना चाहिए कि कहाँ पे हमारा मुआशरा कमज़ोर है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और सेंटोरस जो है इतनी पुरानी जगह में अगर इस तरह के वाक़यात हैं तो फिर दूसरी जगहों का तो अल्लाह हाफिज़ है। भारत सेंटोरस माल इंतज़ामिया ने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को कह दिया कि आप कार्रवाई करें, हम इस मामले में आपके साथ हैं और हम किसी भी तौर पर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। शराज साहब, यहीं पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।